की कम्युनिस्ट पार्टी की जो शासन हो चुका था, तो अभी भी छोटे छोटे जो किसान थे उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक था, उनके छोटे छोटे प्राइवेट खेत होते थे। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम इन्होंने कंप्लीट कलेक्टिवाइजेशन करना शुरू किया। उन्होंने क्या, सबके खेत जो जोड़ दिए जाए, कम्यून्स बना दिए जाए, एक जगह सबका खाना बने, और उसमें से काफी लोगों को वहां से हटाकर उनको इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक था। तो और क्या किया इन्होंने, इसके साथ साथ इन लोगों ने इसके साथ ही क्या किया कि जो हर घर में एक बैकयार्ड फर्नेस का प्रोविजन किया, कि हर घर के पीछे एक स्टील बनाने की फर्नेस रहेगी। जो लोगों के पुराने इंप्लीमेंट्स थे वो सारे डाल दिए गए कि हमारा स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम यूके के कंपटीशन में पहुंचेंगे। और जो लोगों को थे एग्रीकल्चर से हटा के इंडस्ट्री में भेजा, उनको खिलाने के लिए उनके पास ना खेती में इस तरीके का प्रोडक्शन हुआ। खेती में भी उन्होंने उस तरीके की चीजें पैदा करनी शुरू कर दी जो कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ का इनके ऊपर काफी बड़ा कर्जा था। तो इन्होंने जो चावल पैदा होता था उसको गोदाउन में रखना शुरू किया, जिससे कि सोवियत संघ को देके कर्जा चुकाया जाए, जबकि लोग यहाँ मर रहे थे। लोगों को यहाँ स्टार्वेशन हुआ और इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जब इसका विरोध होना शुरू हुआ उसके अंदर कुछ लोगों ने, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने विरोध किया। चीन के जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे पेंग देहुआई, उन्होंने माओ का विरोध किया, तो उनके खिलाफ भी कदम लिया गया, उनको भी वहां से पार्टी से निकाल दिया गया और एक इनकॉमिटी में डाला। जब और ज्यादा विरोध बढ़ा तो माओ साहब जो है शासन व्यवस्था से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। ये वो दौरान था जब चीन का राष्ट्रपति उन्होंने लियो शाओची को बनाया, जबकि वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, और वो धीरे धीरे बीजिंग से दूर चले गए। लियो शाओची और दंग जियाओपिंग जो है चीन की जो है दिन प्रतिदिन का शासन चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि जिस तरीके से, क्योंकि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर भी जो पदाधिकारी थे वो कहने लगे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड बहुत बड़ा एक डिजास्टर है, जैसा कि आप जान सकते हैं, जिसमें 4.5 करोड़ लोग मर जाएं, एक बहुत बड़ी संख्या। तो लोगों के अंदर वो क्रोश था। लेकिन फिर माओ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम इससे फिर डील करेंगे। तो उन्होंने उसके बाद फिर वापस धीरे धीरे जो है पावर अपने हाथ में इकट्ठी करनी शुरू की, और उन्होंने कहा कि हम रिएक्शनरी एलिमेंट्स जो है उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। और इस दौरान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो है 4 क्लीनअप्स प्रोग्राम चलाएंगे। ये सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट था जिसमें उन्होंने 4 क्लीनअप्स की बात की। उन्होंने क्या क्लीनअप करना है, हमें पॉलिटिक्स को क्लीनअप करना है, इकोनॉमी को क्लीनअप करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्लीनअप करना है, और आइडियोलॉजी को क्लीनअप करना है। और इस क्लीनअप के अंतर्गत जो भी लगते थे उनको, जो इंटेलेक्चुअल थे, उनको री एजुकेशन के लिए भेजा गया। जो लोग बड़ी बड़ी पोहदों पे थे उनको उठा के गाँव में भेज दिया जाए कि आप जाके फिजिकल लेबर कीजिए, वहां जाके आप गड्ढे खोदिए, वहां जाके आप खेती कीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में ऐसा मानना है कि करीब 53 लाख से ज्यादा लोगों को प्रताड़ित किया गया और 77,000 से ज्यादा लोग मर गए इस प्रोसेस में, क्योंकि जिन लोगों को खाना नहीं मिला, वहां स्टारवेशन था, क्योंकि एक तो वैसे ही एक अकाल पड़ा था, क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद जो है चीन में चारों तरफ अकाल की स्थिति थी, और उसमें इन लोगों को जिन्होंने कभी गांव में रहे नहीं थे, कभी फिजिकल लेबर नहीं किया था, उनको इंटेलेक्चुअल काम से उठाकर, सरकारी दफ्तरों से उठाकर भेज दिया गया गांव में काम करने के लिए। और ये सब होता रहा। और इसके बाद जब लगा कि इसके बाद भी माओ की पूरी तरह से सत्ता पर पकड़ नहीं बनी है, तो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया जिसे कल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन था। इसमें उन्होंने कहा कि बम्बार्ड द हेडक्वार्टर, मतलब उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी का जो उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, जो चीन का जो शासन तंत्र था, उसको लोगों को बोला कि आप उसके खिलाफ विद्रोह कीजिए। और जो इनके जो रेड गार्ड्स थे उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया, कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में लोगों को मार रहे हैं। यहाँ तक कि उस वक्त जो चीन के राष्ट्रपति थे लियो शाओची, उनको भी उनके ऑफिशियल घर में घुसकर मारा गया। दंग जियाओपिंग को प्रताड़ित किया गया। इन लोगों को लिखना पड़ा कि हम नंबर 1 कैपिटलिस्ट रोडर्स हैं। इनको सबको सजा दी गई। लियो शाओची जो चीन के राष्ट्रपति थे वो मर गए। दंग जियाओपिंग के बेटे को तीसरे माले से उठा के फेंक दिया गया, वो जिंदगी भर के लिए पैराप्लेजिक हो गया। और इस दौरान जो माओ का जो नारा था वो ये था कि हमें 4
पुरानी चीजों को खत्म करना है, पुराने विचारों को, पुरानी संस्कृति को, पुराने कस्टम्स को, पुरानी आदतों को, इन सब चीजों को खत्म करना है। और इस प्रोसेस में जो पार्टी के जो भी लोग माओ के खिलाफ थे, उनको जहां पे भी थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनको कईयों को खत्म कर दिया गया, कईयों को जेल में भेज दिया गया। और इस पूरे प्रोसेस में जो करीब 10 साल तक चला, इसमें करीब 20 मिलियन लोग यानी कि करीब 2 करोड़ लोग मारे गए। और इस दौरान जो पार्टी में, जैसा कि आपको मालूम है, जनतंत्र तो पहले ही नहीं था, लेकिन जो पार्टी की हायरार्की थी उसको भी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा समाप्त कर दिया। और इस दौरान उन्होंने अपना जो चूजन सक्सेसर है वो बार बार बदला। इस दौरान पहले जब चीन की स्थापना हुई थी तो लियो शाओची, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, उनको उन्होंने अपना सक्सेसर घोषित किया था। लेकिन कल्चरल रेवोल्यूशन में शुरू में उन्होंने लियो शाओची को खत्म किया। जो चीन के जो रक्षा मंत्री थे पेंग देहुआई, उनको हटा दिया। और उसके बाद जब उसको भी हटा दिया तो उन्होंने मार्शल लिन बियाओ थे, उसको अपना सक्सेसर घोषित किया। लेकिन लिन बियाओ भी एक स्थिति में ऐसी आ गई कि वो भी विद्रोह करना चाहते थे और फिर लिन बियाओ भी मारे गए। ये एक ऐसा दौर था जब चीन के अंदर कोई शासन तंत्र नहीं रहा सिवाय सेना के, जब पूरी तरह से पूरे देश में उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि रेड गार्ड्स उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। पब्लिक ट्रायल होती थी, सड़क पे खड़े होकर लोग बोलेंगे कि इसने ये किया है, और वहीं पे लोग उसका फैसला कर देते थे, किसका क्या करना है, उसको क्या करना, उसको गद्दी से हटा के कहां भेजना है, क्या करना। तो जब ऐसी उथल पुथल हो गई, तब माओ ने उसको लाने के लिए सेना को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक्टिवेट किया और उसने फिर इंटरफियर करना है। इस पूरे उथल पुथल के माहौल में, जैसे मैंने कहा, 2 करोड़ लोग मारे। इसके ऊपर काफी कुछ लिखा गया है। 10 साल का ये जो प्रोसेस था बहुत ही भयावह था चीन के लिए, और आज भी लोग जब उसकी बात करते हैं तो काफी परेशान और काफी चिंतित रहते हैं। अब इसके बाद जो माओ का जो एरा था वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ। तो 1976 के करीब जब ये चीज चल रही थी, तो जो माओ के प्रधानमंत्री थे जाओ एनलाई, जो हमेशा उनके साथ रहे, हालांकि उनके विचारों में काफी मतभेद था, पर वो हर बार कोशिश करते थे कि उनके पास ही आ जाए। उनकी मृत्यु हुई जनवरी 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होते ही वहां पे जाओ एनलाई थोड़ा पॉपुलर थे लोगों से, क्योंकि लोगों को लगता था कि जब कल्चरल रेवोल्यूशन चल रही थी तो उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई थी। तो जनवरी में उनकी मृत्यु हुई। और जो तियाननमेन स्क्वायर आपको मैंने दिखाया है, ये चीन का बड़ा भारी स्क्वायर था। ये इन्होंने 1959 में यहाँ पे ग्रेट पीपल्स हॉल वगैरह बनाया था। तो यहाँ पे जो है जाओ एनलाई की जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, उसको वहां रखा गया। और जब उनको श्रद्धांजलि देनी थी तो उसमें माओ नहीं आए, लेकिन माओ का जो मैसेज था वो दंग जियाओपिंग, जो उनके वो थे, बाद में लीडर बने, उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने वहां पे उसको पढ़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को लगा कि जाओ एनलाई को जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इसके बाद क्या हुआ कि लोग वहां पे बड़ी संख्या में धीरे धीरे वहां पे आने लगे, और जिस तरीके से वो वहां जाते रहे, वहां पे इकट्ठा होते रहे। अप्रैल के महीने में चीन में एक फेस्टिवल होता है जहां पे कि आप लोग जो है पुराने जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उस दौरान वहां पे फिर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो, और जब वहां पे लोग इकट्ठे हो गए तो वहां पे फिर एक प्रदर्शन होने लगा सरकार के खिलाफ, और जिसे तियाननमेन इंसिडेंट कहते हैं। जब मैंने कहा कि तियाननमेन स्क्वायर में एक पहली बार ही नहीं हुआ है, अगर आप देखें इतिहास में इनका तियाननमेन स्क्वायर में कई ऐसी चीजें हुई हैं जब यहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही हैं, वायलेंट काफी वो कुछ हुआ है। ये तियाननमेन इंसिडेंट हुआ जब वहां पे जो लोग थे वो खाली नहीं कर रहे थे तियाननमेन स्क्वायर। और इस वक्त क्या था, चीन की शासन व्यवस्था में चीन की जो धर्मपत्नी थी, चौथी धर्मपत्नी जियांगचिंग, और उनके 3 साथी थे। ये गैंग ऑफ 4 करके अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है निकल के आया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी।
तो इन लोगों को लगा कि चाउ एन लाई के शरीर के प्रति इस तरीके का श्रद्धा भाव ये ठीक नहीं है, और इसके लिए उन्होंने फिर इनके खिलाफ कदम उठाया। एक काफी लोगों को वहां से परेशान किया गया, उनको हटाया गया, कई लोगों की मौत हो गई, काफी एक फोर्स का प्रयोग किया गया, और दंग ज़ियाओपिंग जो उस वक्त नेता के रूप में उभर रहे थे उनको फिर वहां से हटाया गया, और उनको सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की वो दी गई, और उनको फिर से वहां से एक फैक्ट्री में भेज दिया गया फिटर का काम करने के। इस दौरान माओ की मृत्यु होती है। इसके माओ मरने से पहले अपना एक चूजन वारिस नियुक्त करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, माओ ने पहले लियो शाओची को अपना वारिस नियुक्त किया, फिर लिन बियाओ को किया, और फिर जब वो भी नहीं बने तो उसके बाद उन्होंने हुआ गुओफेंग थे उनको लाके अपना वारिस नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि माओ ने मरते वक्त कहा कि विद यू इन कंट्रोल आई कैन रेस्ट इन पीस। तो जब माओ की मृत्यु हुई तो हुआ गुओफेंग वहां के प्रधानमंत्री बने और बाद में चेयरमैन भी बने कम्युनिस्ट पार्टी। इस वक्त जो था, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें कई धड़े थे। उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा था गैंग ऑफ फोर का, जो मैंने बताया माओ की पत्नी जियांगचिंग और उसके साथी थे वोंग होंगवेन, जोचिन चियाओ और यान वेओ। तो ये चार लोग जो थे ये चाहते थे कि बहुत ही कट्टरपंथी माओइस्ट विचारधारा आए, जो कि बहुत ही रेडिकल लेफ्टिस्ट, और बाकी जो लोग थे जो दंग ज़ियाओपिंग वगैरह जिनको प्रोसिक्यूट किया गया था वो राइटिस्ट कहलाते थे, राइटिस्ट विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये गैंग ऑफ फोर को हुआ फैंग ने बड़ी शातिर प्लानिंग के साथ इनको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, और ये लोग जो चारों लोग थे इनको फिजिकली अरेस्ट कर दिया वहां पे, और उसके बाद इनको कैद में डाल दिया गया। इनके जितने सपोर्टर्स थे उनका परसिक्यूशन किया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीन की जो शासन व्यवस्था रही है वहां पे परसिक्यूशन, लोगों का मारा जाना, ये सामान्य प्रक्रिया रही है। चार लोगों को परसिक्यूट किया गया, इनकी बाद में ट्रायल भी हुई, और उसके बाद हुओ गुओफेंग ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। हुओ गुओफेंग के बनने के बाद उन्होंने जो दंग ज़ियाओपिंग थे, जो पहले भी दो बार उनको शासन व्यवस्था से दूर किया गया था, उनको वापस बुलाया गया। धीरे धीरे उनको बुलाया गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1976 से 1978 के बीच में दंग ज़ियाओपिंग ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, और हुओ गुओफेंग जो थे उनको वहां से हटा दिया, और उनकी जगह वो चीन के सर्वोच्च नेता बने। इस दौरान 1978 में एक लिबरलाइजेशन का मूव आया, और बीजिंग में डेमोक्रेसी वॉल की स्थापना हुई, जहां पे कि लोग पोस्टर्स लगाते थे। दंग ज़ियाओपिंग ने खुद एनकरेज किया, क्योंकि उस समय वो चाहते थे कि जो शासन व्यवस्था है, कल्चरल रेवोल्यूशन है, उसका लोग विरोध करें। तो डेमोक्रेसी वॉल में क्या था, लोग पोस्टर्स लगाते थे शासन के खिलाफ, इसके खिलाफ, और पहले दंग ज़ियाओपिंग उसको एनकरेज करते रहे। लेकिन जब वहां पे पोस्टर उनके खिलाफ आने लगे तो धीरे धीरे इसके ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ। तो ये 1 साल का जो पीरियड था ये डेमोक्रेसी वॉल का, ये चला, और इसके बाद दंग ज़ियाओपिंग की एक खूबी थी कि उन्होंने माओ की तरह सत्ता पे खुद काबिज नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जो उनके जो जूनियर्स थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जब हुओ गुओफेंग जो चेयरमैन थे वो हटे, तो उसकी जगह उन्होंने उनके ट्रस्टेड एड थे हु याओबंग, उनको उन्होंने पार्टी का चेयरमैन बनाया। तो हु याओबंग पार्टी का चेयरमैन बन गए। उसके कुछ समय बाद लोगों का ये डिसीजन हुआ कि इस पार्टी में चेयरमैन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर चेयरमैन रहेगा तो माओ जैसा फिर व्यक्तिवादी एक व्यवस्था तैयार हो जाएगी। तो हु याओबंग को चेयरमैन से सेक्रेटरी जनरल बना दिया। लेकिन हु याओबंग जो थे थोड़े काफी ज्यादा उदारवादी थे। उन्होंने कई बार क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कोशिश की कि जनतांत्रिक व्यवस्था वापस आ जाए। उन्होंने कुछ इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया। चीन जैसी जगह में जहां पे कोई इलेक्शन की संभावना नहीं है, उन्होंने ये किया कि जो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, जैसे अगर 12 पॉलिट ब्यूरो के मेंबर होने, इससे पहले क्या होता था कि पार्टी 12 लोगों को नॉमिनेट करती थी और फिर उनके ऊपर वोटिंग होती थी। तो जब 12 ही लोग इलेक्ट होने तो सब उनको वोट देते ही देते थे। हु याओबंग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर 12 लोग इलेक्ट होने तो हम 18 या 19 लोग छोड़ेंगे, और उसमें से जिसको वोट मिलते हैं 12 तो वो चुने जाएंगे। इस तरीके की कुछ चीजें उन्होंने की। जो उदारवादी चाहते थे वो थोड़ा उस टाइम उनका ये था कि जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे लाई जाए। उन्होंने कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का भी विरोध किया। इस सब से जो था, जब
हुयाओ बैंक को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया और सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, तो जाओ जियांग जो थे, दंग के एक दूसरे साथी थे, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री। जब हुयाओ बैंक के इस तरीके के कार्य चलते रहे और लोग उनसे प्रसन्न नहीं रहे, तो उन्होंने हुयाओ बैंक को पार्टी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट से हटा दिया और उनकी जगह जो प्रधानमंत्री जाओ जियांग थे, उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना। यह स्थिति थी जब तियाननमेन स्क्वायर की घटना हुई। जब जाओ जियांग को सेक्रेटरी जनरल से, प्रधानमंत्री से सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी को, तो ली पंग करके नाम के एक व्यक्ति थे, उनको चीन का प्रधानमंत्री बना। तो इस दौरान जब ये सब चल रहा था, तो क्या हुआ, 15 अप्रैल को 1989 में, जैसे मैंने बताया, इसमें काफी लंबा अरसा बीत गया। जो हुया बैंक थे वो पहले चेयरमैन बने, 1981 में हुआ गुओफेंग से उन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद 82 तक वो चेयरमैन रहे। 82 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया, तो वो जनरल सेक्रेटरी बन गए और उसके बाद जाओ जियांग बने। तो 1989 में, 15 अप्रैल 1989 में हुयाओ बैंक की मृत्यु। अब मैं आगे जाऊं उससे पहले आपको एक तियाननमेन स्क्वायर की एक तस्वीर दिखाना चाह रहा था कि आप समझ लें क्या है। एक बहुत बड़ा स्क्वायर है चीन में, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। इसके चारों तरफ मॉन्यूमेंट्स हैं। तियाननमेन स्क्वायर का जो नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक तियाननमेन गेट है, जो फॉरबिडन सिटी है बीजिंग की, उसका गेट है। तो यहाँ पे ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल्स है, जिसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं, बाईं तरफ दिख रहा है, और यहाँ पे ही माओ का मौसोलियम है, माओ की जो अब है वो सब चीजें वहां पे रखी हुई है, माओ का शरीर वहां पे रखा हुआ है। इस तरीके की घटना है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे ही हुयाओ बैंक की मृत्यु हुई, लोग जो है ऑटोमेटिकली वहां पे तियाननमेन स्क्वायर में जाने लगे 15 अप्रैल को। और उसके बाद बढ़ता गया, लोगों को लगा कि हुयाओ बैंक को जिस तरीके का रेस्पेक्ट देना चाहिए उस तरीके का रेस्पेक्ट पार्टी और सरकार नहीं दे रही। 17 अप्रैल को और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए, जितनी भी विश्वविद्यालय थे बीजिंग में, उससे छात्र जो है निकल कर तियाननमेन स्क्वायर की तरफ जाने लगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लोग आए और ये लोग वहां जाके बैठ गए तियाननमेन स्क्वायर, और ये फिर उसको खाली नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपनी 7 शर्तें रखी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। यहां हमें यह समझना चाहिए कि 1989 तक जो है विश्व में भी परिवर्तन हो रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव जो है सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बन गए थे, और मिखाइल गोर्बाचोव ने वहां जो है सोवियत संघ में जो है डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो सोवियत संघ में जो एक तानाशाही रवैया था उसका लिबरलाइजेशन होना शुरू हो गया था। वहां पे उदारवादी शासन व्यवस्था की धीरे धीरे स्थापना हो रही थी। वहां ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका हो रहा था। तो जब सोवियत संघ में ऐसी चीजें हो रही थी और कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो चीन के लोगों को लगा कि इनके पास भी अब एक मौका है जब यहाँ पे भी एक उदारवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो शासन तंत्र है उसको खत्म। तो ये जो स्टूडेंट्स जो वहां बैठे थे तियाननमेन स्क्वायर में, इन्होंने अपनी 7 मांगे रखी सरकार के सामने। उन्होंने कहा कि हमारी ये 7 मांगे हैं, आप इन पे काम कीजिए। और उनका ये कहना था, ये 7 मांगे क्या थी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज ये थी कि उनका ये कहना था कि हुयाओ बैंक के जो विचार थे डेमोक्रेसी पे और फ्रीडम पे, वो बिल्कुल सही थे, आप उसको पहले मानिए कि ये बात कहिए, क्योंकि पार्टी ने कहा था कि ये विचार ठीक नहीं है, तभी उनको हटाया गया था और उनको हटा दिया गया था। और उन्होंने ये कहा कि दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि भाई जो आपने कैंपेन चलाए हैं स्पिरिचुअल पोल्यूशन, क्योंकि कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने कहा कि लोग जो है स्पिरिचुअली पोल्यूटेड हो गए हैं और बुर्जुआ लिबरलाइजेशन है, ये जितने भी कैंपेन थे इसके माध्यम से जिनको टारगेट किया वो सब गलत है। और ये इन्होंने कहा, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टी और देश के नेता हैं, आप उनकी आय का ब्यौरा दीजिए, उनके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीन में इस वक्त भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ था। पार्टी लीडर्स जो है पैसे कमा रहे थे, उनके परिवार वाले जो हैं विलासता की जिंदगी जी रहे थे और वैसे साम्यवाद की बात कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट समाचार पत्र हैं उनको आप अलाउ कीजिए और प्रेस पे जो सेंसरशिप है उसको बंद कीजिए।
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई आप जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी फंडिंग बढ़ाइए और जो बुद्धिजीवी हैं उनकी तनख्वाह, उनको जो वेतन मिलता है उसको बढ़ाइए। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो प्रदर्शन करने पे जो आपके रेस्ट्रिक्शंस है बीजिंग में उनको बंद कीजिए। और उन्होंने कहा जो अभी हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं, इसका सरकारी मीडिया में काफी कवरेज हो। लेकिन चीन की जो सरकार थी उसके लिए तो ये ब्लास्फेमी थी। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता और उन्होंने इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 21 अप्रैल को करीब 1 लाख विद्यार्थी जगह जगह से आए और तियाननमेन स्क्वायर की तरफ उन्होंने मार्च किया और वहां जाकर वो बैठ गए। जो तियाननमेन स्क्वायर में हो रहा था बीजिंग में, इसका असर दूसरे शहरों में भी देखा गया। चांगशा, जियान, यहाँ पे भी उपद्रव हुए, लोगों ने प्रदर्शन किए इनके समर्थन में। इस दौरान क्या हुआ कि जो चीन के जो सर्वोच्च नेता थे उस वक्त, मतलब जनरल सेक्रेटरी थे, हालांकि उस टाइम डेंग जियाओपिंग जिंदा थे और वो सर्वोच्च नेता माने जाते थे, तो जाओ जियांग जो उस टाइम सेक्रेटरी जनरल थे, जो शासन व्यवस्था देखते थे, पार्टी के हेड थे, उनको एक शेड्यूल्ड दौरे पर 23 अप्रैल को जाना था नॉर्थ कोरिया और उन्होंने इस दौरे को पोस्टपोन नहीं। हालांकि कई लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि आप चले जाओ, लेकिन वो चले गए उत्तर कोरिया। उनकी एब्सेंस में 25 अप्रैल को जो चीन के उस टाइम राष्ट्रपति थे, क्योंकि उस टाइम जो चीन में शासन व्यवस्था थी उसमें एक राष्ट्रपति था, एक प्रधानमंत्री था और जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी। इनमें जनरल सेक्रेटरी सबसे पावरफुल थे, लेकिन इन तीनों से ज्यादा पावरफुल थे उस टाइम डेंग जियाओपिंग, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था सिवाय इसके कि वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन थे, पर उनको जो है सुप्रीम लीडर माना जाता था। तो उस वक्त 25 अप्रैल को जब जाओ जियांग उत्तर कोरिया में थे, राष्ट्रपति यांग शांगकुन और प्रधानमंत्री ली पंग डेंग जियाओपिंग से मिले और उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये बड़ी चिंता की विषय। और इसके बाद अगले दिन 26 अप्रैल को जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिशियल समाचार पत्र है पीपुल्स डेली, उसमें एक संपादकीय आया फ्रंट पेज का, जिसमें उसने कहा ये जो लोग काम कर रहे हैं ये काउंटर रेवोल्यूशनरीज हैं और ये रेवोल्यूशन को खत्म कर देगा। और उसने कहा कि पार्टी के नेताओं को इसके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। तो ये एक तरीके का लाल का झंडा था जो स्टूडेंट्स को दिखाया गया। और इस एडिटोरियल के बाद जो है स्टूडेंट्स जो कल्चरल रेवोल्यूशन उन्होंने देखी हुई थी, तो 27 अप्रैल को करीब 1 लाख स्टूडेंट्स जो है दुनिया बीजिंग में जितनी भी विश्वविद्यालय थे वहां से निकले और वो तियाननमेन स्क्वायर की तरफ। इस टाइम जो है शासन ने जो है वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस पे बैन लगा दिया था कि लोग नहीं कर सकते, उन्होंने बैरियर्स लगा दिए थे। लेकिन जब विद्यार्थी आगे निकले तो उन्होंने ये बैरियर्स तोड़ दिए और जब वो लोग बीजिंग की सड़कों से निकले तियाननमेन स्क्वायर की तरह, तो उनको बाकी लोगों का भी, बाकी जनसंख्या का, बाकी जनसमुदाय का भी समर्थन मिला। और विशेषकर एक बड़ी संख्या में जो हमारे वर्कर्स थे वहां पे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो सब लेबरर्स जो थे इनके साथ जुड़ गए और ये सब लोग तियाननमेन स्क्वायर की तरफ गए। इसके बाद क्या हुआ, अगली घटना थी जाओ जियांग साहब इस पूरे दौरान में वो उत्तर कोरिया में। जाओ जियांग वापस पहुंचे 30 अप्रैल को उत्तर कोरिया। इससे पहले जब 27 अप्रैल को इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और उनको इतना बड़ा समर्थन देख के तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार जो है थोड़ी नरम पड़ी। उन्होंने कोशिश की कि बातचीत करी जाए, उन लोगों से बात की। पॉलिट ब्यूरो जो था, चीन की जो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में जाओ जियांग और ली पेंग के बीच में विचारों का मतभेद। जाओ जियांग कह रहे थे कि हमें जो है स्टूडेंट्स के साथ उदारवादी तरीके से मिलना चाहिए, उनकी बातें कुछ मान लेनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और ली पेंग का ये मानना था कि इनके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, इनको निकालकर यहाँ से भेज देना चाहिए। और ये जो है मतभेद जो है पूरे पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में थे, लोग जो हैं विभाजित थे, कोई इस तरफ कोई उस तरफ। इस दौरान 13 मई को जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा हम भूख हड़ताल करें। और जब इसकी बात हुई तो फिर चिंता की बात थी। फिर चीन कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे वहां गए, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा भाई आप भूख हड़ताल नहीं कीजिए। हमें यह समझना चाहिए कि इस पूरे दौरान जो है तियाननमेन स्क्वायर में विद्यार्थियों का जमावड़ा बना रहा। करीब 3 लाख लोग 13 मई को इकट्ठे हुए वहां पर।
अब इस वक्त एक और समस्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने आ गई, वो ये थी कि गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, जो सोवियत संघ के उस वक्त सर्वोच्च नेता थे, वो बीजिंग में आ रहे थे 15 मई। तो जो भी विदेशी नेता आता है चीन में, सामान्य नेता, उसका जो औपचारिक जो वो होता है रिसेप्शन, वो तियाननमेन स्क्वायर में होता है। अब चूंकि ये हो गया तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उन्होंने स्टूडेंट से नेगोशिएट करने शुरू किया कि भाई आप इसको इस दौरान खाली करें। लेकिन इसी बीच एक कट्टरपंथी नेता ने कहा चाहे स्टूडेंट्स से खाली करें या ना करें, अब हम गोर्बाचोव का सम्मान तियाननमेन स्क्वायर में नहीं करेंगे। और फिर क्या है, गोर्बाचोव जो है 15 मई को आए, उनका जो रिसेप्शन था तियाननमेन में ना करके एयरपोर्ट पर ही किया गया। और इस दौरान जो है काफी बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार वगैरह भी आए, तो इसके ऊपर काफी कुछ बातें हुई, लोगों से जरा जरा सी चीजें हुई। गोर्बाचोव आए, मिल मिलाकर चले गए। उसके बाद करीब 10 लाख लोगों ने बीजिंग में 17 और 18 मई को प्रदर्शन किया। और इस दौरान क्या हुआ कि चीन के अन्य क्षेत्रों से जो विद्यार्थी थे वो भी धीरे धीरे बीजिंग की तरफ आने लगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि स्टूडेंट्स के बीच में कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। विद्यार्थी तो सब थे लेकिन कोई नेतृत्व नहीं, कोई। तो आपस में भी उनमें काफी डिफरेंसेस थे। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइन लेना चाहते थे, कुछ उदारवादी लाइन लेना चाहते थे। इस दौरान जो है पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी की फिर मीटिंग होती है, और इस डिसीजन में ये दंग जियाओपिंग के घर में होती है, और वहां पे ये डिसीजन लिया जाता है कि मार्शल लॉ इम्पोज किया। लेकिन अगले दिन जब जाओ जियांग से कहा जाता है कि भाई आप मार्शल लॉ लीजिए, तो उन्होंने कहा भाई ये जो मीटिंग हुई थी ये प्रॉपर नहीं थी, और उनका ये मानना था कि ये जो मीटिंग है मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि मैं, अगर ऐसी जरूरत है तो मैं अवकाश लेना चाहूं इस कार्य से। इस दौरान जो राष्ट्रपति थे यांग शांगकुन थे, जो आर्मी के थे, बहुत बड़े, खुद जनरल रह चुके थे, और उनके भाई यांग बाइबिंग जो थे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड थे आर्मी के, उन्होंने मिलिट्री को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। इस दौरान लीपंग जाके 18 मई को पहली बार उन्होंने जाके स्टूडेंट से मिले, लेकिन स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी वो उन्होंने नहीं मानी। स्टूडेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप जो है हमारी कुछ चीजें माने, वो उन्होंने नहीं मानी। और उसके बाद जो है अगले दिन जाओ जियांग जो है, जो कि उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, वो वेन जियाबाओ के साथ, वेन जियाबाओ जो थे उनके एक असिस्टेंट थे, उनको बाद में आपको मालूम है चीन के प्रधानमंत्री मिले, और वो गए वहां पे 19 मई को तियाननमेन स्क्वायर में, और उन्होंने वहां पे स्टूडेंट्स को स्पीच दी। उनको बोला कि आप भूख हड़ताल खत्म कीजिए, और उन्होंने कहा कि आप अभी बच्चे हैं, आप लोग आगे चाहिए, आपका स्वास्थ्य रहना बहुत आवश्यक है, और ये सब कुछ कहा। पर ये जाओ जियांग का आखिरी अपीयरेंस था। उसके बाद जाओ जियांग को कभी भी पब्लिकली नहीं देखा। अगले दिन 20 मई को मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जाओ जियांग को हटा दिया गया उस पोजीशन से, और उसके बाद तियाननमेन स्क्वायर में क्रैकडाउन शुरू। आप देख सकते हैं ये तियाननमेन स्क्वायर की तस्वीरें हैं उस दौरान, किस बड़ी संख्या में लोग हैं। 30 डिविजन्स जो हैं ऐसी थी जिनसे मोबिलाइज किया ट्रूप्स। करीब 2.5 लाख ट्रूप्स को जो है बीजिंग में लाया गया, हवाई जहाजों के द्वारा, बाय रोड, हर तरीके से लिखा गया। और आर्मी को ये आदेश 24 मई को दिया गया कि आप तियाननमेन स्क्वायर जो है खाली करा। और इस दौरान जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थियों में अलग अलग विचार आए। कुछ लोगों ने कहा कि हम तियाननमेन स्क्वायर छोड़ दें, हम विश्वविद्यालयों में चले जाएं और फिर वापस आएं, वहां पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ये सब करें। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन इस बीच आर्मी आके चारों तरफ बीजिंग के इकट्ठी हो गई। इस दौरान लोग बाहर से जो स्टूडेंट्स आ रहे थे वो भी आने लगे।
लेकिन एक कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा था। इस दौरान चूंकि जाओ जियांग को सत्ता से हटा दिया गया था, ली पेंग जो उस वक्त सरकार के सबसे बड़े नेता बन गए, प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नोट सर्कुलेट किया पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो विद्यार्थी हैं ये आतंकवादी हैं और काउंटर रेवोल्यूशनरी हैं। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो थी, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि अमेरिकियों ने इसके अंदर घुसपैठ कर ली और वो इस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंका जाए। जैसा कि मैं कह रहा हूं, इस दौरान, ये वैसा दौरान था जब कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारें थी वो विश्व में उनका विघटन हो रहा था, उनकी जो सत्ता पे जो पकड़ थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही थी। और इस कारण जो है, तो जो रिपोर्ट थी उसको काफी गंभीरता से लिया गया कि क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम जर्मनी का यूनिफिकेशन होने वाला था, मतलब ईस्ट जर्मनी, जितने भी सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज थे वहां पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था। और इसके बाद 2 जून को दंग जियाओपिंग ने पॉलिट ब्यूरो को बुलाया और उनको कहा कि आप तियाननमेन स्क्वायर को साफ करें। और 3 जून को एक बड़ी संख्या में जो सेना है चारों दिशाओं से, और एक इतनी बड़ी संख्या थी कि करीब 9 आर्मीज, चीन में आर्मीज होती हैं जैसे कहते हैं, 9th आर्मी, 38th आर्मी, ये सब बोलने लगे, एक आर्मर्ड डिवीजन और एक एयरबॉर्न कॉर्प्स, जो एयरबॉर्न कॉर्प्स कोर होती है, उसके जो ट्रूप्स थे ये बीजिंग की तरफ मूव करने लगे। और 3 तारीख की रात को ये बीजिंग की तरफ चलने लगे और चलते चलते इनमें से कुछ फोर्सेस ने हवा में फायर करने शुरू कर दिए, हवा में गोले बारूद बरसाए गए। और धीरे धीरे तो स्टूडेंट्स और जो लोग थे, सामान्य लोग थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रास्ते में कुछ व्हीकल्स को खड़ा करना शुरू किया जिससे कि ये रुक जाए, इनका ऑनस्लॉट जो है। पत्थर और ये सब फेंके, पर टैंकों पे पत्थरों का कोई असर नहीं हुआ। और फिर फायरिंग करते हुए जिस तरीके से इन्होंने वहां पे घटनाक्रम हुआ, और 5 जून तक इन्होंने इस तियाननमेन स्क्वायर को पूरी तरह से साफ कर दिया। ये तियाननमेन स्क्वायर घटनाक्रम था। इसको आप देख सकते हैं जिस तरीके से, कुछ तस्वीरें मैं उस समय की दिखाना चाहता हूँ। ये टैंक आप देख सकते हैं, लोग जा रहे हैं इधर उधर, उसके बगल में है कुछ लोग, इधर आप आगे देखें फोरग्राउंड में है स्टूडेंट्स जो पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जो लोगों ने व्हीकल्स को रास्ते में लगाया था, जिनको कि टैंकों ने पलट दिया, कुचल दिया, या लोगों ने अपने आप पलट दिया गया कुछ पार्क व्हीकल्स को, ये दिखाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। टैंकों का कॉलम आ रहा है और एक विद्यार्थी जो है उनके सामने खड़ा हो जाता है, टैंक रास्ता पलटने की कोशिश करते हैं, वो उसके आगे और चला जाता है। ये मोस्ट आइकॉनिक तस्वीर है इस तियाननमेन स्क्वायर घटना चक्र की। इसके बाद इस व्यक्ति को ऊपर उठा लिया जाता है और टैंक के खींच लिया जाता है, टैंक के ऊपर, जो सिपाहियों के द्वारा, ऑफ कोर्स। लेकिन ये एक वो तस्वीर है जो तियाननमेन स्क्वायर के घटनाक्रम को हमेशा दर्शाती रहती है। और जब भी लोग तियाननमेन स्क्वायर की बात करते हैं, ये तस्वीर हमेशा लोगों को याद आती रहेगी। उसके बाद का घटनाक्रम, जिस तरीके से जब इन्होंने स्क्वायर क्लियर कर दिया, आप देख सकते हैं किस तरीके से सेना और सैनिक टुकड़ियां वहां पे स्थापित हैं। इसके बाद क्या, तियाननमेन स्क्वायर का क्या असर हुआ, इसका क्या असर हुआ, कितने लोग मारे गए, इसके बारे में भी विवाद है। चीन का सरकारी तंत्र कहता है सिर्फ 300 लोग मारे गए। स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर की रिपोर्ट है 2700, कुछ पश्चिमी लोग कहते हैं 2600। पर ऐसा मानना उचित होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में करीब 2700 लोग मिलिट्री कार्यवाही में मारे गए उस जगह। इस आप कहेंगे इतनी बड़ी संख्या में लोग होने के बावजूद इतने कम संख्या में क्यों लोग मारे गए? इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जब मिलिट्री तियाननमेन स्क्वायर पहुंची तो कई विद्यार्थी नेताओं ने यह डिसीजन लिया कि हम यहां से निकल जाएं और स्टूडेंट्स को निकाल दें। तो उन्होंने मिलिट्री से नेगोशिएट किया कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम यहां से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी थे वहां से चले। लेकिन इसके बाद जो लीडर्स थे, उनके जो क्लोज सर्किट टीवी से उनकी तस्वीरें आइडेंटिफाई की गई, उनको अरेस्ट किया गया, हजारों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
कि जो विद्यार्थी नेता अरेस्ट किए गए या जिनको गिरफ्तार किया गया, उनमें से कईयों को जेल की सजा हुई और जेल से निकलने के बाद या तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया या छोड़ दिया। लेकिन विद्यार्थियों के अलावा जो भी लोग उनके साथ थे, चाहे फैक्ट्री वर्कर्स हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, उनको सबको मार दिया। दे वर ऑल एग्जीक्यूटेड। ये एक सांस्कृतिक चीज है, यह हमें समझना चाहिए। चीनी संस्कृति में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को थोड़ा काफी हद तक कंडोन कर दिया जाता है कि हाँ स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, चल सकता है। बाकी लोगों का जो विरोध था उसको नहीं एक्सेप्ट। इस घटना के बाद मीडिया को गैग कर दिया गया। जिन रिपोर्टर्स ने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी, क्योंकि कई स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया ने भी इस घटना की रिपोर्टिंग की थी, उनको हटा दिया गया। जो संपादक थे उन चैनल्स के, उनको भी सैक कर दिया गया। जिसने जिसने इसके बारे में रिपोर्ट किया उनके खिलाफ इसके ऊपर कदम। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो ये था कि जो चीन की राजनीतिक नेतृत्व था, उस वक्त ऐसा लग रहा था जब से हुआ फेंग को हटाया था कि चीन में एक उदारवादी नेतृत्व आ रहा है, हु याओ बंग और फिर जाओ जियांग। तो ऐसा लग रहा था कि शायद चीन में भी सोवियत संघ की तरह गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियों का उदय होगा और शायद ये जो एक पार्टी की साम्यवादी व्यवस्था थी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट इस घटना चक्र के बारे में जैसे कहा कि जाओ जियांग को उठा के उनको तो हटा दिया गया, उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया, वो हमेशा उसके बाद कन्फाइनमेंट में रहे, उनको कभी पब्लिकली देखा नहीं गया और वो एक गुमनामी की मौत मर गए कई सालों बाद। उसके बाद जाओ जियांग को कभी भी रिहैबिलिटेट नहीं किया। ली पेंग जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री रहे, वो कट्टरपंथी नेता थे। और एक नए नेता को दंग जियाओपिंग उठाकर किसको लेके आए, जो शंघाई पार्टी का जो नेतृत्व था उस टाइम एक जियांग जेमिन के पास था, उनको लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि जियांग जेमिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की। उन्होंने कहा जब ये घटना चक्र हो रहा था तो उन्होंने शंघाई की व्यवस्था को काफी सुधारा, क्योंकि शंघाई जो है चीन का सबसे बड़ा शहर था और अगर बीजिंग जैसी घटना शंघाई में भी होती तो और ज्यादा बड़ी घटना हो सकती। और शंघाई इससे पहले राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा। जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुई थी जिसे, तो उस टाइम शंघाई में ज्यादा घटनाएं हुई थी बजाय बीजिंग। तो इस वक्त चूंकि उन्होंने शंघाई को कंट्रोल कर रखा था, तो दंग जियाओपिंग जो है जियांग जेमिन को लेकर आए और उसके बाद उन्होंने एक नई शासन व्यवस्था बनाई जिसमें जियांग जेमिन नेता बने और धीरे धीरे उन्होंने एक प्रोसेस स्टैब्लिश किया जिसमें जियांग जेमिन राष्ट्रपति और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। बाद में ली पेंग प्रधानमंत्री रहे और उनके बाद नए प्रधानमंत्री। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि हर 10 साल में पार्टी का नेतृत्व बदल जाए। ये व्यवस्था कुछ समय चली। जियांग जेमिन के बाद हु जिनताओ आए और उसके बाद अब शी जिनपिंग आए और अब ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था फिर से खत्म हो जाएगी और हम वापस चीन जो है व्यक्ति पूजक माओवाद की तरफ वापस जा रहा है। सबसे और एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि इस वक्त जो ऐसा लग रहा था कुछ सालों से कि राजनीतिक जो सुधार है वो हो रहे हैं और शायद चीन के अंदर जो तानाशाही प्रक्रिया है पार्टी की वो खत्म हो जाएगी। काफी सालों से एक प्रोसेस चल रहा था। सन 80 के दशक 80 से लेके 89 तक काफी चीन के अंदर परिवर्तन आ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि धीरे धीरे शायद जनतांत्रिक व्यवस्था यहाँ स्थापित हो जाएगी। वो सब खत्म हो गई और उसके बाद से आज तक ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई जो यह कह सकती है कि राजनीतिक सुधारों की तरफ। जो भी सुधार हुए थे 80 से लेके 89 तक वो सारे खत्म हो गए। पार्टी ने अपना पूरा प्रभुत्व प्रेस के ऊपर, पब्लिशिंग के ऊपर, मास मीडिया के ऊपर एस्टैब्लिश कर लिया। पश्चिमी देशों में कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, चीन की स्टैंडिंग हुई, लेकिन पश्चिमी देश भी अपनी आर्थिक स्वार्थ के चलते चीन के साथ फिर व्यापार करने लगे कुछ समय बाद और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। पर पश्चिमी देशों में फिर भी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, एशियाई देशों में तो कुछ भी नहीं हुआ करीब। भारत तक में इस घटना का विरोध काफी कम था। हमारे मीडिया ने इसकी कवरेज बहुत ज्यादा नहीं की, विशेषकर हमारा जो सरकारी मीडिया, काफी कुछ ज्यादा इसके बारे में प्रश्न नहीं किए गए, ज्यादा चीजें नहीं की। और इस एक घटना चक्र से ये दिखलाते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र तो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता, कोई भी विरोध को सह नहीं पाता। जहां मैंने कहा कि
तियाननमेन स्क्वायर एक घटना चक्र का एक दर्शाता है। उतने बड़े लोग मरे नहीं, लेकिन एक घटना चक्र को दिखलाता है कि ये एक ऐसी जगह है जो पूरी मीडिया की आंखों के सामने हुआ कि विद्यार्थियों के विरोध को कुचल दिया गया। जबकि इससे पहले हम कई बड़ी बड़ी घटनाएं देख चुके हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, या उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन में करीब 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शाती है कि जो लोग साम्यवादियों को उदारवादी कहते हैं या लेफ्ट लिबरल कहते हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बड़ी गलती है। क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग इस विचारधारा से प्रभावित हैं कि हम माओवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये माओवाद क्या है? माओवाद व्यक्ति विशेष की पूजा है और इसके अंदर और कोई विचारधारा नहीं। क्योंकि माओ का जब दिल करा तो बाएं मुड़ गए और जब उनका दिल करा दाएं मुड़ गए। और जैसा मैंने बताया, उन्होंने काफी फ्लिप फ्लॉप्स किए अपने इस पूरे शासन काल के दौरान। जैसा कि आपने देखा, पहले सुरफान मूवमेंट हुआ, एंटी राइटिस्ट मूवमेंट हुआ, फिर लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम हुआ, उन्होंने कहा कि उदारवादी नीति, फिर कल्चरल रेवोल्यूशन। तो बाएं दाएं इस तरीके की नीतियां चलती रही और इस तरीके के घटना चक्र से ये दिखलाता है कि कोई विचारधारा नहीं है, कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है ऐसे जगहों पे, और यहाँ पे व्यक्ति का परसिक्यूशन होता है। आज भी स्थिति ऐसी है चीन के अंदर कि ना फेसबुक आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक नहीं है, गूगल नहीं है, जीमेल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। तो आप देखेंगे कि आज के दौर में भी एक राष्ट्र के अंदर इस कदर दमन की स्थिति है कि वहां पे लोग अधिकांश चीजें नहीं कह सकते। तियाननमेन स्क्वायर के बारे में आप चीन के अंदर में कोई बात नहीं कर सकते। आज स्थिति ऐसी है कि अगर कोई भी कुछ लिखता है, कई लोगों ने जो तियाननमेन स्क्वायर के सर्वाइवर्स थे उन्होंने काफी कुछ लिखा है, लेकिन चीन के अंदर वो कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर भी इसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं, जबकि 4 जून को अभी भी कई लोग जो है, जैसे हांगकांग में प्रदर्शन होते हैं, लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उसको उसकी रिमेम्बरेंस करते हैं। पश्चिमी देशों में भी कुछ हद तक होता है। दुर्भाग्य से क्या है कि इसके बाद जो है पश्चिमी देशों के जो स्वार्थ थे उसने उन्होंने चीन को गले लगा दिया, और इस आर्थिक जो वहां पे प्रॉस्पेरिटी आई चीन में, इसके चलते पश्चिमी देशों को जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी तियाननमेन स्क्वायर के बारे में, वो आवाज नहीं उठाई गई, और उसका हम असर देख रहे हैं कि आज जो है हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबको बताएं कि वो घटना चक्र क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये बहुत आवश्यक चीज है कि किस समय हुआ। ऐसे समय हुआ जब लोगों को लग रहा था ये शासन साम्यवादी जो तानाशाही शासन व्यवस्था है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ में सुधार आ रहे थे और अन्य पूर्व यूरोप के राष्ट्रों में जनतांत्रिक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव। मैंने जैसे कहा कि कोई सिर्फ इतना परिवर्तन आया कि तियाननमेन से पहले जो एक उदारवादी प्रक्रिया चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर और उदारवादी हो जाएगी और जनतांत्रिक प्रक्रिया धीरे धीरे आ जाएगी, जिसमें कहते हैं डेमोक्रेसी आ जाएगी, कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स शुरू हो जाएंगे। दुर्भाग्य से इस घटना चक्र के बाद हम बैक टू स्क्वायर वन पहुंच गए, और उसके बाद चीन के अंदर कोई भी डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ, जबकि दुनिया के अन्य साम्यवादी राष्ट्रों में साम्यवादी प्रक्रिया खत्म हो गई और धीरे धीरे वहां उदारवादी जनतांत्रिक प्रक्रिया आ गई। शी जिनपिंग जब शासन में आए तो वो एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आए जिसमें कि हर 10 साल में पार्टी का नेता बदल रहा था। इसलिए माओ जो थे, माओ का भी नेतृत्व को चैलेंज करने वाले थे, लेकिन माओ ने जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जब स्थापना हुई 1949 में, माओ अनडिस्प्यूटेड लीडर, ही वाज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। उनके कई साथी थे, लियो शाओची, जाओ एनलाई, दंग जियाओपिंग और पेंग देहुआई, गाओ गैंग, कई लोग थे, लेकिन माओ उनमें एक प्रीएमिनेंट पोजीशन थे। वो चेयरमैन बनाए गए पार्टी के, तो चेयरमैन की जो पोस्ट थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण वो पोस्ट थी, और चीन का जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें माओ के विचार। अब धीरे धीरे शी जिनपिंग भी माओ के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी टर्म्स के ऊपर जो कंट्रोल्स थे वो सारे खत्म कर दिए, 2 कंट्रोल,
आज वो भी काफी शक्तिशाली हो गए हैं। पिछले कुछ सालों से जैसे हु जिनताओ और जियांग जेमिन के टाइम पे लीडरशिप जो ऊपर होती थी वो 2-3 लीडर होती थी। जैसे मैंने आपको बताया तियाननमेन स्क्वायर के टाइम भी वहां पे चीन में एक सर्वोच्च नेता था दंग ज़ियाओपिंग, लेकिन उसके बावजूद 3-4 जो सरकार चला रहे थे वो 3-4 लोग थे महत्वपूर्ण। लेकिन वो सारी स्थिति अब खत्म हो गई। अब क्या है, धीरे धीरे शी जिनपिंग ने अपने आप को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर लिया है, और अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रही, उनके जो विचार हैं वो चीन के संविधान में डाल दिए गए हैं जिस तरीके से माओ के विचार डाले गए थे, तो ये दिखला रहा है कि आगे चलकर शी जिनपिंग भी माओ के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अभी उतनी शक्ति भले ही ना आई हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शी जिनपिंग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है वही हम देखें माओ के जैसा कट्टरपंथ, वही और आ जाए। एक परिवर्तन है कि माओ जो है आइडियोलॉजिकली काफी बातें करते थे, वो वैचार शक्ति और वैचारिक चीजों की बातें करते थे, और शी जिनपिंग उन सब मामलों में थोड़ा कम है, क्योंकि समय बदल चुका है। 1949 और 2020 में काफी बड़ा परिवर्तन है, 7 दशक इसके बीच में बीत गए, तो समय भिन्न है। बट कोशिश उनकी भी वही है कि अपने आप को कंसोलिडेट किया जाए, और चीन में इसके खिलाफ रोष है आज जो दबाया जा रहा है, और आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कभी ना कभी तो ये रोष होगा, और कभी ना कभी आप विद्रोह देखेंगे। दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, जैसे मैंने कहा 1989 के बाद, तियाननमेन स्क्वायर के बाद, जो आर्थिक विकास है चीन के अंदर वो काफी तेजी से, जैसे डबल डिजिट ग्रोथ, तो चीन का जो कायाकल्प है आर्थिक रूप से वो काफी बदल, और इसके कारण क्या है कि समाज में जब एक बार प्रोस्पेरिटी आ जाती है, तो कई बार लोग जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ देखने लगते, और चीन का जो समाज है ना वो मटेरियलिस्टिक है। हालांकि हमारी जैसे ही उनकी काफी हद तक वो उनकी स्थिति है, परिवार को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये सब चीजें हैं, एक पूर्वी सभ्यता है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस वक्त क्या है कि प्रोस्पेरिटी इस कदर आ गई है कि अधिकांश लोग जो है अपने हित की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और राजनीतिक, बट रोष है, धीरे धीरे निकल रहा है, पर आएगा। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानने का है कि आने वाले समय में कभी ना कभी तो ये आएगा, क्योंकि चीन ने क्या किया है, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में तो लिबरलाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो साम्यवाद कहाँ रहा? वहां साम्यवाद या समाजवाद तो कहीं रहा। आज चीन के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनर्स है अमेरिका के बाद, तो वहां पे धनाढ्य लोगों की कमी नहीं है, ये बढ़ रहे हैं, तो रोष है, पर रोष अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है जैसा कि होना चाहिए, जहां पे कि पार्टी के अंदर मतभेद हो, लोग डिवीजन हो, तो वो स्थिति अभी तक शायद मेरे ख्याल से अभी आई नहीं है, और उसका हमें देखिए, तियाननमेन स्क्वायर में जो घटना हुई उसका सबसे बड़ा असर हांगकांग को, क्योंकि जिस वक्त ये हुई उसके 7-8 साल के अंदर हांगकांग को वापस चीन में जाना था, और हांगकांग के अंदर चिंताएं बढ़ गई कि इस तरीके की, क्योंकि 1989 तक ये लग रहा था कि जिस तरीके से सोवियत संघ आगे चल रहा है चीन में भी जनतंत्र आ जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद हांगकांग में लोगों को काफी चिंताएं, और वहां पे काफी प्रदर्शन हुए, काफी कुछ हुआ, और मुझे लग रहा है कि जो अभी नया कानून इन्होंने पास किया है, इसके बाद तियाननमेन चौक जैसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरीके की घटनाएं होने की काफी हद तक संभावना है आगे चलकर। माओवाद जो हमारे यहाँ है, ये लोग विचार तो चेयरमैन माओ की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, जब नक्सलवाड़ी मूवमेंट निकला था तो ये कहा था आमार चेयरमैन, चीनार चेयरमैन, आमार चेयरमैन, यानी चाइना का जो चेयरमैन है वो हमारा भी चेयरमैन है। तो आप ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी दिखाई जा रही थी कि चीन का राष्ट्रपति हमारा, चीन का सर्वोच्च नेता हमारा राष्ट्र। तो ये लोग विचार से तो उसी के ही चलते हैं, जो माओ का जो विजन था, माओ का जो विचारधारा थी, उसी से ही मिल गए। जो माओ ने जिस तरीके से ऑफेंसिव किया, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में माओ का जो एक थॉट है ना, उसमें एक परिवर्तन है,
जो कम्युनिज्म जो मार्क्स ने सोचा था वो ये सोचा था कि कम्युनिज्म जो है औद्योगिक राष्ट्रों में आएगा, जहां जो वर्कर्स हैं वो आगे आएंगे। लेकिन चीन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, तो माओ ने जो किया ये गांव से माओवाद की स्थापना की। और जो हमारे यहाँ जो इनकी जो टैक्टिक्स है जो आप देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में या इस इलाके में है, वो वही है। फेज 1 फेज 2 कैसे करना है, गांव में रहना है और कैसे करना है। अगर आप देखो माओ की स्थिति देखिए 1949 से पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कदम उठाए तो इन्होंने क्या किया, जगह जगह छोटे छोटे ऑटोनोमस अपनी सोवियत स्टैब्लिश किए गांव में, कंट्री साइड में, जहां उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो, गुरिल्ला वॉरफेयर में इंटल हुए। तो काफी हद तक हमारे माओवादी जो हैं माओ का अनुसरण करने की चेष्टा कर। अभी पार्टी कांग्रेस चल रही है या खत्म हो गई शायद अभी चीन के अंदर। विरोध है शी जिनपिंग का, पर उतना विरोध नहीं हो पा रहा। लेकिन विश्व के अंदर चीन का काफी विरोध, पश्चिमी देशों में विरोध है, पूर्वी देशों में विरोध है। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है विश्व की काफी कंपनियां जो है चीन से आगे अपना निवेश बाहर निकाल रही हैं, दूसरे राष्ट्रों में जा रही हैं, और चीन के खिलाफ एक माहौल जो है तैयार हो रहा है विश्व में। ऐसी उम्मीद है कि चीन जो है आगे जाकर कोशिश करेगा, कुछ नर्म रवैया अपनाएगा, और जिस तरीके की वैश्विक व्यवस्था है, जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था चीन की गड़बड़ाएगी तो आप देखेंगे कि विरोध और बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो विरोध है वो अभी तक हो नहीं रहा था, उसका एक कारण सबसे बड़ा ये था कि इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ गई। जब आदमी पैसे एकदम आने लगते हैं ना, आदमी की रहन सहन में एकदम परिवर्तन होता है। जो आदमी अभी तक भूख से मर रहा था उसको खाने के लिए मिलता है तो उस वक्त उसको अन्य चीजों का ध्यान नहीं आता। लेकिन अब जब कि वो यूज्ड टू हो चुका है एक लाइफस्टाइल के, अब अगर उसकी इनकम में या आय में कमी होगी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रदर्शन होगा, ये विरोध होगा। और विश्व का जो अभी जो नई व्यवस्था है कोविड के बाद, तो आप पूरे विश्व ऑर्डर को देखेंगे, उसमें परिवर्तन आएगा। अमेरिका की स्थिति में श्वास होगा, चीन के खिलाफ लोगों की मंशा बढ़ जाएगी, यूरोपीय संघ जो है विघटित हो रहा है क्योंकि वहां पे कुछ राष्ट्र जो है चीन के ऊपर निर्भर है, कुछ राष्ट्रों को लगता है चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है ये सब कुछ करने में। तो जो आने वाली जो वैश्विक व्यवस्था है वो काफी हद तक उथल पुथल से भरी होगी आने वाले समय में, और हम देखेंगे कि काफी उथल पुथल होगा। और ऐसे दौर में हम किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रादुर्भाव उसी के ऊपर निर्भर। चीन अभी कर रहा है इसको हमें समझना चाहिए। मैं आपको, मेरी किताब है, अगर आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ भारत। वो इस क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगी। और ये समझना चाहिए कि चीन के साथ हमारी एक समस्या है, वो ये है कि चीन एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश को करीब करीब वो क्लेम करता है, और लद्दाख में भी एक बड़ा भारी हिस्सा। और जो 62 का युद्ध हुआ उसके बाद से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ना तो हम नक्शे पर रेखांकित कर पाए हैं, ना जमीन पर चिन्हित कर पाए हैं। और इसके कारण क्या है कि चीन का अपना परसेप्शन है, हमारा अपना परसेप्शन है। और उसके बाद से भारतीय सेना और चीन की सेना, काफी सालों तक तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 1-2 दशकों से हम जो है पेट्रोलिंग करते हैं। हम अपनी सीमा जहां तक हम सोचते हैं वहां तक हम पेट्रोल करते हैं, और चीन जहां वो सोचता है उसकी सीमा है वहां तक वो पेट्रोलिंग करता है। इसके कारण क्या ओवरलैपिंग होती है। लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही हैं ये चीन की तरफ से सिग्नलिंग है। अगर आप देखें तो चीन की सेना जरूर आई है, लेकिन उसने टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। देखिए, सेना, अगर आपको सैनिक तंत्र की थोड़ी जानकारी हो तो सेना को अगर कहीं जाना होता है तो उसको टैक्टिकली डिप्लॉय होना होता है, हाइट्स को कैप्चर करना पड़ता है, वहां डिगिंग करना पड़ता है, वहां इस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है कि आप वहां पर रुक सकें। अभी क्या है, वो आ गए हैं, प्लेन में आ गए, घाटी में आ गए, टेंट लगा। ये दर्शाता है कि हम आ गए हैं। लेकिन तो ये क्या है, एक सिग्नलिंग की जा रही है चीन की तरफ से। सिग्नलिंग ये की जा रही है कि इस वक्त जब विश्व का जनमत उसके खिलाफ है और विश्व के अधिकांश राष्ट्र उसके खिलाफ गैंग अप हो रहे हैं, तो वो भारत को नहीं चाहता कि भारत भी उसके खिलाफ हो जाए। ये एक सांकेतिक कोशिश की जा रही है। दूसरी एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि 62 की लड़ाई में जो हुआ सो हुआ,
आज भारत काफी सशक्त है और मैं आपको एक चीज साफ तौर पे बताता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारत चीना सीमा पर भारत की सेना चीन की सेना से ज्यादा सशक्त। चीन की जो सीमा पे है वो बॉर्डर गार्ड्स है। चीन ने अभी सशस्त्र सेना जो है, अगर चीन की आप सेनाओं का डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो पश्चिम चीन में चीन की सेना की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है पीएलए। चीन की अधिकांश सेना जो है पूर्व की ओर है। तो यहां पर जो है चीन के अंदर आज की तारीख में कुछ भय भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा है काफी दशकों तक हमने सड़कें नहीं बनाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, आज हम सड़कें भी बना रहे हैं। ये जो सड़क बन रही है इससे काफी चिंता है, क्योंकि जो गलवान घाटी जहां वो आए हैं वहां भारत का एक टेक्टिकल एडवांटेज है। अगर हम वहां घुस जाते हैं तो चीन के लिए एक टेक्टिकली बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन। तो उनके अंदर कुछ भय भी है और इन सब भय के और जो कारण है, इसी के कारण आप देखेंगे कि ये मीटिंग होगी, इसमें क्या निर्णय होता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने अपनी सैनिक तैयारियां जो है बढ़ा दी है। हमने एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई, हमने सड़कें बनाई, हमने जो दौलत बेग ओल्डी की एयरफील्ड है उसको एक्टिवेट किया, वहां पे लद्दाख में जो एयरफील्ड है उनको एक्टिवेट किया। हमने अपने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको चीन की सीमा के आसपास तैनात किया है। तो इन सब चीजों से कुछ हद तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी चिंता है। तो वो शायद मेरे ख्याल से कुछ कोशिश करेंगे कि इस पे जो है सुलह, और हमारा ये मानना है कि हमें स्ट्रेंथ की पोजीशन से नेगोशिएट करना चाहिए और वही शायद हम करेंगे आगे चल। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चीन की एक बहुत बढ़िया स्कीम थी। ये चीन के हिसाब से बहुत ब्रिलियंट स्कीम थी। क्या है कि अगर आप देखें चीन की अर्थव्यवस्था जो उठी वो इसलिए उठी क्योंकि चीन ने क्या किया, बल्क प्रोडक्शन करना शुरू किया। चीन की जनसंख्या बढ़ी थी तो उन्होंने चीप लेबर था उनके पास और उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादन करना चला, जो सिर्फ चीन के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। तो चीन जो है पूरी विश्व की फैक्ट्री बनी। लेकिन क्या है कि चीन में 78 से, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले से 76 से एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लाई गई कि किसी भी परिवार में एक बच्चे से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये जो पॉलिसी थी बड़ी कठोरता से इंप्लीमेंट की जाती थी। दूसरा बच्चा होता था तो आपका घर डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरे बच्चे को किसी को गोद लेना पड़ता था, काफी चीजें थी, फाइनिंग थी, सजा भी होती थी। तो इसके कारण क्या है कि आज चीन में डेमोग्राफिक इन्वर्जन हो गया। वहां पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई और कम होती चली जाती। तो अब क्या है, जो चीप लेबर नहीं है, तो चीन ने क्या किया, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनका क्या प्रपोजिशन था कि ये जगह जगह औद्योगिक पॉइंट्स बनाएंगे और इनको बेल्ट एंड रोड से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके के कॉरिडोर्स बनेंगे, जैसे सीपैक में है कई जगह उनके इंडस्ट्रियल टाउन, जहां चाइनीज कंपनीज जाएंगी और वहां पे क्या है कि नीचे के स्तर पे काम करने के लिए वहां के लोकल लोग लिए जाएंगे, ऊपर का मैनेजमेंट चीन का होगा। तो जो लेबर की समस्या है उसको निपटाने का था। इसके साथ ही एक दूसरा एक और फायदा था, आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चीन के हैं। तो चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे हैं, कहाँ हैं? चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त जो है वो यूएस की सिक्योरिटीज में, उनके ऊपर 0.1% उनको ब्याज मिल रहा है, 0.2% मिल रहा है, कहीं 0.5% मिल रहा है। मतलब नगण्य के बराबर उनमें कुछ आमदनी हो रही। लेकिन चीन उनको बेच नहीं सकता, क्योंकि बेच देगा तो स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाएगी, उसके खुद के रिजर्व्स गिर जाएंगे और कहाँ डिप्लॉय करें। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसको ये रिजर्व्स को डिप्लॉय करने का भी मौका है। तो ये इनकी एक थी। और अगर आप देखेंगे इस जितनी भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें जो इन्होंने पैसा दिया है, ये कर्ज जो है लिबोर रेट के 2% ऊंचे पे दिया, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही सीपैक था। अब क्या ये सफल होगी? आज की तारीख में तो कोविड के बाद लगता है एक बहुत बड़ा संदेह है। हालांकि अभी तक काफी हद तक सीपैक वगैरह में काफी काम हो चुका है, लेकिन सफल होने में आज भी संदेह है। दूसरी चीज है, जिन राष्ट्रों के माध्यम से जा रही है उनके यहाँ भी अब चिंताएं बढ़ गई। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कई जो उनके जो प्रॉन्ग्स हैं उसके ऊपर काफी संदेह। लेकिन मुझे लगता है सीपैक में पाकिस्तान और चीन दोनों ही इंटरेस्टेड है। हालांकि आर्थिक रूप से इसकी सफलता पे आज संदेह है। देखिए, एक चीज हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, हर राष्ट्र अपने हित से कार्य करता है और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। ये कोई जापान या ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि आप इसको कहीं छोटे से राष्ट्र। तो मेरा ये मानना है कि भारत को अपना एक इंडिपेंडेंट नजरिया रखना चाहिए
और जो हमारे हित में हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर चीन का खतरा है तो हमें अमेरिका और पश्चिमी देशों से सहायता लेनी चाहिए, लेकिन हमें किसी के साथ बंद नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका भी उतना ही स्वार्थी है जितना कोई और राष्ट्र, क्योंकि ट्रंप के अमेरिका में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। आपके लोग वहां जो कार्य करने जाते हैं उनके वीजा के लिए प्रॉब्लम है, आपके व्यापार के लिए प्रॉब्लम है, अन्य चीजों के लिए प्रॉब्लम। तो हमें जो हेजिंग की बैट है कि हम कभी अपने हित के अनुसार अपने रवैये को बदलते रहें, ये हमारे लिए सबसे उचित तरीका होगा और सर्वोच्च और सबसे प्रेफरेबल तरीका होगा कि हम कैसे करें, क्या करें, ये हम सोचें और हम उस अनुसार करें। और जैसा कि अभी तक भारत की सरकार करती आई है, वो मेरे ख्याल से सबसे उत्तम तरीका है। हमें चीन से भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ताकत की पोजीशन से, फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोरी से नहीं। क्योंकि दुर्भाग्य से क्या है कि 62 की लड़ाई ने हमारी मानसिकता को इस कदर प्रभावित कर दिया था कई दशकों तक कि हम उससे उभरने में हमें काफी समय लग गया। हमें स्ट्रेंथ से बात करनी है। अमेरिका और भारत के बीच में एक स्वाभाविक अलायंस, हम दोनों जनतांत्रिक देश हैं, बहुलता से भरे हुए हैं, प्लूरलिटी एंड प्लूरलिज्म एंड डेमोक्रेसी आर टू पिलर्स जो भारत और अमेरिका को साथ लाते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके कारण शीत युद्ध के दौरान भी भारत और अमेरिका के बीच में इंटरेक्शन था, भले ही हम अलग अलग खेमे में। लेकिन मैं किसी भी मिलिट्री अलायंस के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा राष्ट्र है कि उसको अपने निर्णय लेने की स्वायत्तता हमेशा ही होनी चाहिए, और यही